हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी ज्योति एकेडमी। मैं आप सभी का ज्योति एकेडमी द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बनाए हैं। आइए बेटे, आज का हमारा टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत समझने से पहले इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हमको समझना होगा। तो देखिए बेटा, पहले इस स्टेटमेंट को पढ़िए। कूलाम का नियम केवल दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लग रहे विद्युत बल को प्रदर्शित करता है। आपने पहले पढ़ा होगा कूलाम का नियम। उसमें क्या बताया था कि कूलाम का नियम केवल दो बिंदुवत आवेशों के बीच में लग रहे विद्युत बल को ही प्रदर्शित करता है। अब अगर यहाँ पर आगे देखिए, यदि किसी स्थान पर दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित हो, मान लीजिए कि कोई दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित है, हमने न्यूमेरिकल भी करके देखे थे, ये वर्ग है, इसमें 4 आवेश है। दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित हो तो इनके मध्य लग रहा परिणामी विद्युत बल, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके मध्य लग रहा परिणामी विद्युत बल अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी स्थान पर दो से अधिक आवेश उपस्थित हो तो उनके बीच में लगने वाला विद्युत बल किसके द्वारा ज्ञात किया जाएगा? अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा ज्ञात किया जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बेटे, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, मैं यहां पर पूरी बात लिखूंगा, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर लग रहा परिणामी विद्युत बल सभी आवेशों के कारण लग रहे विद्युत बलों के सदिश योग के तुल्य होगा। तुल्य का मतलब होता है बराबर। अब इसको एक बार समझेंगे, पहले एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कूलाम ने केवल दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल की ही बात करी थी। अगर किसी स्थान पर दो से अधिक आवेश उपस्थित होंगे तो किस सिद्धांत के अनुसार परिणामी विद्युत बल ज्ञात करेंगे? अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? किसी आवेश पर लग रहा परिणामी विद्युत बल सभी आवेशों के कारण लग रहे विद्युत बल के सदिश योग के तुल्य होगा। एक एग्जांपल यहां पर समझेंगे। देखिए बेटे, मान लेते हैं कि किसी स्थान पर 3 आवेश है। ये आवेश नंबर 1, ये आवेश नंबर 2 और ये आवेश नंबर 3। ये Q1 आवेश, ये Q2 आवेश और ये Q3 आवेश। क्लियर है मेरी बात? इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस, यानी 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस को मैंने लिखा R12। R12 का मतलब 1 और 2 के मध्य की दूरी। इन दोनों के बीच की दूरी है R23। हमें यहां पर निकालना है कि बिंदु 2 पर परिणामी बल कितना होगा। तो बेटे देखो, यहां पर अगर यहां केवल 2 आवेश होते तो किसके द्वारा निकाल लिया जाता? कूलाम के नियम के द्वारा। लेकिन यहां पर 2 से अधिक आवेश है, तो इस बिंदु पे लगने वाला परिणामी बल कैसे ज्ञात करेंगे? देखो बेटे, इधर F 2 पर 1 के कारण लगने वाला विद्युत बल, पहले 2 पर 1 के कारण लगने वाला विद्युत बल याद कर लो। कितना होगा बेटे? K इसका परिणाम इंटू Q1, दोनों के बीच की दूरी R12 का
होल स्क्वायर। इसी प्रकार इन दोनों के कारण ज्ञात कर लीजिए। F23 कितना होगा, K इसका मान Q2 इसका मान Q3 अपॉन दोनों के बीच की दूरी R23 का होल स्क्वायर। अभी बात बोल रहा है, क्या कह रहा है, विद्युत बलों के सदिश योग के तुल्य होगा। यहां पर अगर वेक्टर आ जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, R12 कैप। इसी प्रकार अगर यहां पर वेक्टर आ गया तो यहां क्या आ जाएगा, R23 कैप। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये पहले वाले वीडियोस में आपको बता दिया गया था। अब क्या होगा, परिणामी विद्युत बल दोनों के यानी F2 लग रहा परिणामी विद्युत बल इन दोनों के सदिश योग के तुल्य होगा। 2 पर 1 के कारण प्लस 2 पर 3 के कारण। ये किसका एग्जांपल है? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए बेटे किसी स्थान पर 4 आवेश है, एक आवेश, ये दूसरा आवेश, ये तीसरा आवेश और ये चौथा आवेश। ये Q1, ये Q2, ये Q3 और ये Q4। हमें यहां पर निकालना है Q3 आवेश पर परिणामी विद्युत बल, परिणामी विद्युत बल ज्ञात करें। तो देखो सॉल्यूशन कैसे होगा, समझे यहां पर, सब अच्छे समझे यहां पर। Q3 आवेश पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, Q3 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल, माना इन दोनों के बीच की दूरी है R13, इन दोनों के बीच की दूरी है R23 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R34। बात समझ में आई? इन दोनों के बीच की दूरी है R13, 1 से 3 के बीच की दूरी, 2 से 3 के बीच की दूरी और 4 से 3 के बीच की दूरी। बात समझ में? इसका मतलब है चौथे आवेश की तीसरे आवेश की से दूरी। अब Q3 आवेश पर एक एक करके परिणामी विद्युत बल निकालेंगे। क्या लिखेंगे यहां पर, 3 पर 2 के कारण लग रहा विद्युत बल। बात समझ में आई होगी। F 3 पर 2 के कारण वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए कि यहां पर कांस्टेंट होता है इस आवेश का मान Q3, इस आवेश का मान Q2 और दोनों आवेशों के बीच की दूरी R23 का होल स्क्वायर। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लगा देते हैं, R कैप और लगा देते हैं। तो दूरी क्या है, R23 कैप। ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखो बेटे F, अब मैं लिखूंगा नहीं, केवल यहाँ पर डायरेक्ट ये वाली पूरी बात नहीं लिखूंगा, केवल इसकी ये वैल्यू लिखूंगा। F ये हो गया, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब इसके कारण F31 वेक्टर इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया, 3 पर 1 के कारण लगने वाला विद्युत बल K Q3 Q1 R31 का होल स्क्वायर इनटू यहां पर क्या लिखा हुआ है R31, यहां क्या आ जाएगा R31 कैप। ये समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार ये भी हो गया कंप्लीट बेटे। अब इसको देखें, चौथे आवेश Q3 पर Q4 के कारण लगने वाला विद्युत बल। तो देखो बेटे इधर F34 वेक्टर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K Q3 Q4, Q3 इंटू Q4 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस R43 का होल स्क्वायर इंटू लास्ट में और क्या लगा देंगे, इंटू कैप R43 कैप। ये समीकरण नंबर 3। अब अध्यारोपण के सिद्धांत जो आपने लिखा है नोट्स में भी लिख लेना। क्या था बेटा, किसी बिंदु पे लगने वाला परिणामी विद्युत बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बल के सदिश योग के तुल्य होगा। तो देखो बेटे अब लास्ट में क्या करेंगे,
इन तीनों को जोड़ देंगे। कैसे, देखो इधर समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देंगे। तो यानी अतः आवेश 3 पर लग रहा परिणामी विद्युत बल, बताएं क्या होगा, F3 वेक्टर। जब परिणामी विद्युत बल लिखते हैं तो केवल ऐसे लिखा जाता है। अगर मैं कहता 1 पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल तो F1 वेक्टर आ जाता, 2 पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल तो F2 वेक्टर आ जाता, 3 पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल तो F3 वेक्टर आ जाता। क्या मेरी बात समझ में आई? तो 3 पे लगने वाला परिणामी विद्युत बल क्या लिखेंगे, F 3 पर 1 के कारण प्लस 3 पर 2 के कारण प्लस F3 4 3 पर 4 के कारण लगने वाला विद्युत बल, या मान रखेंगे, यही इसका आंसर है। बेटे कुछ बच्चों के दिमाग में यहां पर आएगा, सर 3 पर 1 के कारण लगेगा, 3 पर 2 के कारण लगेगा, क्या 3 पर 3 के कारण बल लगेगा? नहीं, खुद पर खुद के कारण कभी बल नहीं लगता है, केवल उस आवेश पर अन्य आवेशों के कारण बल लगता है। बात समझ में? जैसे मान लीजिए बोर्ड है, एक आवेश यहां रखा 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 है, तो इस आवेश पर यानी इस Q3 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल एक बार ये बल लगाएगा, ठीक है, एक बार ये बल लगाएगा और एक बार ये बल लगाएगा, और इन तीनों को जोड़ देंगे, यही इसका आंसर है। ठीक है बेटे, इसको नोट कीजिए। देखिए बेटा, अगला टॉपिक है, मतलब डेरिवेशन है। यदि किसी स्थान पर n आवेश उपस्थित है जिनके मान क्रमशः Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn है। यहाँ पर ये n कोई संख्या है, मान लीजिए 10 आवेश भी हो सकते हैं, 20 आवेश भी हो सकते हैं, 30 आवेश, कुछ भी हो सकता है। Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn है, जिसे चित्रानुसार दर्शाया गया है। यहाँ डायग्राम देख लीजिए, ये Q1 आवेश है, ये Q2, Q3, Q4, Q5 डैश 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 Qn आवेश यहाँ पर उपस्थित है। Q1 आवेश की, इस Q1 आवेश की Q2, Q3, Q4 और Qn से दूरी क्रमशः क्या दे रखी है? देखो बेटे, यहाँ पर Q1 की Q2 से दूरी है R12, Q1 की Q3 से दूरी है R13, Q1 की Q4 से दूरी है R14 और Q1 की Qn से दूरी है R1n। इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बेटे, आगे आगे क्या कह रहा है ये? तो Q1 पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल, आपको समीकरण लिखना आना चाहिए। Q1 पे लगने वाला परिणामी विद्युत बल F1 वेक्टर इज इक्वल टू, Q1 पे लगने वाला परिणामी विद्युत बल, मैंने क्या कहा था कि जिस पर परिणामी विद्युत बल लिखते हैं वहां पर सिंगल लिखा जाता है, केवल यहाँ पर एक लिखा जाएगा। अगर 2 पर परिणामी विद्युत बल लिखना होता तो क्या लिखते हैं? F2 वेक्टर। 3 पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? F3 वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई? तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू, अब आपको समीकरण लिखने आना चाहिए, एक बार सीख लीजिए। यहाँ पर F1 वेक्टर इज इक्वल टू, एक पर, इस आवेश 1 पर कौन बल लगाएगा? Q2 आवेश बल लगाएगा, तो F12 वेक्टर प्लस 1 पर कौन बल लगाएगा? फिर Q3 बल लगाएगा, F13 वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई? F14 वेक्टर। ये 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें 1 पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल ज्ञात करना है। तो 1 पर पहले Q2 लगाएगा, फिर Q3 लगाएगा, फिर Q4 लगाएगा, और लास्ट में ऐसे लिखते हुए लास्ट में क्या जाएगा? F1n वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इसको लिखेंगे बेटे, देखिए इधर फॉर्मूला क्या होता है कूलाम के नियम के अनुसार, K Q1 1 2 है ना, तो आपकी Q1 कौन सा हो जाएगा? ये वाला Q1 2 की जगह Q2, और डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस R12 का होल स्क्वायर। आपको यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेक्टर लिखा हुआ है R12 कैप प्लस, ये हो गया कंप्लीट। F13 कैसे लिखेंगे बेटे? अब इन बाकी सब चीजों को भूल जाइए, इसको और इसको ध्यान रखिए। K पहला आवेश Q1, क्योंकि इस पे निकालना है परिणामी विद्युत बल,
दूसरा आवेश Q3 अपॉन दोनों के बीच की दूरी R13 का होल स्क्वायर इंटू R13 कैप। क्या मेरी बात समझ में आई? इसी तरह से इसको लिखते जाएंगे। अगला एक और लिख के बता देता हूं कि अगला क्या आ जाएगा बेटा, Q1 Q4 अपॉन R14 का होल स्क्वायर इंटू R14 कैप और डैश 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 लास्ट में। एक बार अध्यारोपण का सिद्धांत एक बार और समझ लीजिए। अध्यारोपण के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि किसी स्थान पर दो से अधिक आवेश उपस्थित हो तो किसी बिंदु पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल अध्यारोपण के सिद्धांत द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये हो गई एक बात। क्यों ज्ञात किया जाता है? क्योंकि बहुत सारे आवेश होंगे तो केवल कूलाम के नियम से हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा, तो अध्यारोपण की सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? तो किसी बिंदु पे लगने वाला परिणामी विद्युत बल, किसी बिंदु पे लगने वाला परिणामी विद्युत बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी विद्युत बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। बस इतनी सी बात है। इसको हमने सॉल्व करा, डेरिवेशन ये आपका कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक आवेशन पढ़ेंगे, पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए। आइए बेटे अगला टॉपिक देखते हैं, आवेशन। आवेशन क्या चीज होती है, एक बार इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्ज। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को धनावेशित करना या इस वस्तु को ऋणावेशित करना, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आवेशन। जैसे मोबाइल को किया जाता है ना चार्ज या डिस्चार्ज, अपना वो डिस्चार्ज हो जाता है अगर यूज करते हैं तो, फिर इसको वापस चार्ज किया जाता है। तो आवेश देने का मतलब होता है चार्जिंग और आवेश लिया जाए उसे कहा जाता है डिस्चार्जिंग। एक होता है आवेशन और एक होता है निरावेशन। बात क्लियर है? अब आवेशन कितने प्रकार का होता है तो याद देखेंगे। सामान्यतः आवेशन 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। These have 3 types। 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला घर्षण द्वारा आवेशन, सेकेंड टाइप चालन द्वारा आवेशन और तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। सबसे पहले हम घर्षण द्वारा आवेशन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन, फिर हम पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन और फिर हम पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। बात समझ में? एक बार और समझे। आवेशन का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को आवेश देना आवेशन कहलाएगा। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? घर्षण द्वारा, चालन द्वारा या प्रेरण द्वारा। अब बेटे ये कैसे होगा? देखिए यहाँ पर घर्षण द्वारा आवेशन को समझे। जब दो वस्तुओं को, मान लीजिए ये 2 वस्तुएं हैं, ठीक है, ए और बी। जब 2 वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाकर रगड़ा जाता है, आपस में संपर्क में लाकर रगड़ा जाता है। रगड़ने का मतलब यहाँ पर है घर्षित किया जाता है। जब 2 वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाकर रगड़ा जाता है तो क्या होगा? एक वस्तु के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, जो कहां जाएंगे? जो दूसरी वस्तु में चले जाएंगे। अब इस यानी ब्लैक मार्कर से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो क्या होगा बेटे? पहले आपको बताया था, अगर इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ये धनावेशित हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये ऋणावेशित हो जाएगा। दोबारा समझे। जब 2 वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाके रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो धनावेशित
और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन गए हैं वो ऋण आवेशित हो जाती है। तो देखो पहली डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन परिभाषा किसकी, घर्षण द्वारा आवेशन की, घर्षण द्वारा आवेशन। पहले परिभाषा लिखेंगे फिर इसको डायग्राम से भी समझाएंगे। तो देखो बेटा इधर, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, ये रगड़ने का मतलब यहां पर हम घर्षित भी लिख सकते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिससे क्या होगा बेटा, एक वस्तु से, जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है ए और ये वस्तु है कोई बी। अब इन दोनों को आपस में रगड़ा गया तो क्या होगा, ए वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ये ए वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं और ये बी वस्तु में पहुंच रहे हैं। तो ए क्या हो गई, ए हो गई पॉजिटिव और बी क्या हो गई नेगेटिव, उसमें चले जाते हैं। तो जिससे एक वस्तु धन आवेशित व दूसरी वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। एक वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित, और एक वस्तु क्या हो जाती है, ऋणावेशित। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बेटे, अगला देखते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल लिखेंगे। देखिए एग्जांपल देखें, यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे कांच की छड़ धन आवेशित पॉजिटिव व रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। अगर ये एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, ये एक एग्जांपल लिखने के लिए आता है, आप ये वाला लिख कर आएंगे। एक बार समझ भी लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई कांच की छड़ है। क्या चीज है बेटा, ये कांच की छड़। इसको एक रेशम के कपड़े से, सिल्क का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा, इसके संपर्क में लाके इन दोनों को रगड़ा गया। तो इससे क्या हुआ, इस कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। कहां पर, रेशम के कपड़े में। तो कांच की छड़ क्या हो गई, पॉजिटिव, और रेशम का कपड़ा क्या हो गया, नेगेटिव। इसको नोट कर लीजिए। आइए बेटे अगला एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास में। यदि एबोनाइट को, ये एक तरह का पदार्थ होता है बेटा एबोनाइट, ठीक है, ये आपको केमिस्ट्री में बताएंगे गुरुजी। यदि एबोनाइट को बिल्ली की खाल यानी कैट स्किन
बिल्ली की चमड़ी, यदि एबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए तो क्या होगा, देखिए यहां पर, तो एबोनाइट ऋण आवेशित व बिल्ली की खाल धन आवेशित हो जाती है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी बातें और बता देता हूँ, फिर हम इस टॉपिक को, एक बार आप इसको लिख लीजिए। देखिए बेटा, टॉपिक का नाम क्या है, आवेशन। एक बार समझ लीजिए, आवेशन का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। आवेशन कितने प्रकार का हुआ, 3 प्रकार का, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। पहला हम पढ़ रहे हैं घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है, 2 वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाकर रगड़ा जाता है। रगड़ने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को घर्षित किया जाता है। क्या होता है इससे, एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, और दूसरी वस्तु में ये 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर आवेश का संरक्षण होता है। संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में ये दोनों वस्तुएं उदासीन थी, ठीक है, इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंचे। बात क्लियर है, इतनी सी बात है। तो बेटा क्या हुआ कि ये ए वस्तु और ये बी वस्तु, ये दोनों वस्तुएं प्रारंभ में कैसी थी, उदासीन थी। ये कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में लिया था कि कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, अभी हमने लिया है एबोनाइट और बिल्ली की खाल। इन दोनों को आपस में रगड़ा गया, तो रगड़ने के पश्चात क्या हुआ, ए से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। इलेक्ट्रॉन बाहर निकले यानी इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव, और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो ये क्या बन गया बेटे, नेगेटिव। ये इतनी सी बात है। अब मैं इसकी एक टेबल बनाता हूं, उस टेबल को भी आप ध्यान रखना, इस टेबल को नोट कर लीजिएगा। दो एग्जांपल तो मैंने यहाँ पर आपको दिखवा दिए, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। धन आवेशित कब होगा और ऋण आवेशित कब होगा, यानी किस किस को रगड़ा जाए, ये एग्जांपल है। पहला आप सभी जानते हैं, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, इन दोनों को रगड़ा जाएगा तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगी और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, एबोनाइट और बिल्ली की खाल, कैट स्किन, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है हमारे पास ऊनी कपड़ा या और प्लास्टिक, या हो सकता है अंबर। ये एक प्रकार का पदार्थ होता है, ये भी पदार्थ है अंबर, और ये एबोनाइट भी एक प्रकार का पदार्थ है। इनको आपस में रगड़ा जाएगा। कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ेंगे तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगी और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाएगा। एबोनाइट और बिल्ली की खाल को आपस में रगड़ा जाएगा तो एबोनाइट धनावेशित और बिल्ली की खाल ऋणावेशित हो जाएगी। ऊनी कपड़े को और प्लास्टिक या अंबर को आपस में रगड़ा जाएगा तो ऊनी कपड़ा धनावेशित हो जाएगा और प्लास्टिक ऋणावेशित हो जाएगी। एग्जाम में अगर पूछा जाता है आपको कि आवेशन किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। फिर पूछा जाएगा कोई एक उदाहरण बताइए, तो आप इनमें से कोई भी एक उदाहरण बता सकते हो। या आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ेंगे तो कौन धनावेशित होगा, कौन ऋणावेशित होगा, तो ये टेबल आपको ध्यान रहेगी, तो आप आराम से लिख सकते हो। इसको नोट कर लीजिए बेटे। बेटे अगला एग्जांपल अगला पॉइंट देखते हैं, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, एक बार समझेंगे। चालन, नाम से ही समझ में आ रहा है, चालन यानी चलना। देखिए यहाँ पर जब दो वस्तुओं को, ये दो वस्तुएं हैं और इनमें ऑलरेडी आवेश है,
और ये उदासीन नहीं है। पहले में तो क्या था, दोनों उदासीन वस्तुएं थी, आपस में रगड़ा गया था। अब इनको रगड़ना नहीं है। जब दो वस्तुओं को किसी चालक तार द्वारा, यानी इन दोनों को एक तार के द्वारा जोड़ दिया गया, तो जब दो वस्तुओं को किसी चालक तार द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है तो एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाता है। देखो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, एक बेसिक सा। मान लीजिए कि कोई पानी की टंकी है, ठीक है बेटे, इसमें पानी भरा हुआ है। इसी के पास में एक और कोई दूसरी टंकी है, ये पात्र मान लीजिए ए और ये बी। इसमें पूरा भरा हुआ है, इसमें कम भरा हुआ है। अब क्या करा कि यहां से एक पाइप के द्वारा इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया। बात समझ में आ रही है? स्टेटमेंट भूल जाइए, चालन द्वारा आवेशन को। ये कोई पात्र है ए, ये कोई पात्र है बी, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मान लीजिए। इस पात्र में पूरा पानी भरा हुआ है और इस पात्र में थोड़ा बहुत, आप मान लीजिए थोड़ा सा हल्का सा पानी भरा हुआ है, ठीक है, उदासीन बिल्कुल नहीं है। इन दोनों को किसी पाइप के द्वारा हमने आपस में जोड़ दिया, तो क्या होगा बेटा, इसमें से कुछ पानी की बूंदें इसमें आ जाएगी। ये कब तक आती रहेगी? जब तक कि ये यहां तक न चला जाए। आई बात समझ में? यानी यहां पर क्या होगा, जब दो वस्तुओं को आपस में किसी चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो जिस वस्तु में आवेश कम है और जिस वस्तु में आवेश ज्यादा है उससे क्या होगा, ज्यादा वाले से कम वाले में आवेश चला जाता है। ये तो हमारी बेसिक से नॉलेज से आया है, लेकिन इसकी पूरी डेफिनेशन है वो क्या है वो आप इधर देखिए, अच्छे से आपको लिखना है। देखो बेटे, जब दो वस्तुओं को आपस में किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, आपस में किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो वस्तुओं में आवेशों का पुनर्वितरण, ये पुनर्वितरण का मतलब होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरण होता है। पुनर्वितरण का मतलब समझ में ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी दोबारा वापस से बंटवारा होता है, पुनर्वितरण होता है। इसे ही चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है, इसे ही चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। अब आप यहां पर समझेंगे, मान लीजिए ये कोई वस्तु है ए और ये कोई वस्तु है बी, बात समझ में? ये वस्तु है ए और ये वस्तु है बी, और इन दोनों वस्तुओं को किसी चालक तार के द्वारा आपस में जोड़ दिया गया, तो क्या होगा बेटा, आवेशों का पुनर्वितरण हुआ और ए वस्तु और बी वस्तु में, पहले मान लीजिए कि इसमें आवेश Q1 था, इसमें Q2 था, आवेशों के पुनर्वितरण के बाद इस पर आवेश Q1 और Q2 हो गया। चैप्टर नंबर 4 में आप ये पूरा डिटेल से पढ़ोगे संधारित्र वाले चैप्टर में। अभी आपको बिल्कुल बेसिक सी नॉलेज रखनी है। जब दो वस्तुओं को आपस में किसी चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो वस्तुओं में आवेशों का पुनर्वितरण होता है, इसे ही चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। वहां पर आप चौथे चैप्टर में इसको पूरा डिटेल से पढ़ोगे, और इसका फॉर्मूला होता है Q1/Q2 बराबर C1/C2। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूं। ये Q1 और Q2 क्या है? ये Q1 और Q2 पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। ये C1 C2 क्या है? तो देखो यहाँ पर जहां C1 व C2 क्या है बेटे, इन दोनों वस्तुओं की धारणशीलता, असल में संधारित्र होता है, पर यहां पर आप ये लिखें, जहां C1 और C2 दोनों वस्तुओं की धारणशीलता।
नाम से समझ में आ रहा है, धारण करने की क्षमता। बात समझ में आई बेटा, इसको नोट कर लीजिए। बेटे अगला टॉपिक है, लास्ट है ये, प्रेरण द्वारा आवेशन। इससे पहले हमने दो टॉपिक पढ़ लिए। पहला था घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा था चालन द्वारा आवेशन, लास्ट में था C1 C2 जो आया था ना, उसको धारणशीलता भी कहते हैं और धारिता भी कहा जाता है। ठीक है, वहां लिख लेना। अब इधर देखो, प्रेरण द्वारा आवेशन, इसको और समझा देता हूं मैं आपको। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि दो वस्तुएं होती है, ये वस्तु है मान लीजिए A और ये वस्तु है B। ए वस्तु यहां पर निरावेशित होती है, कहने का मतलब ए वस्तु पर कोई आवेश नहीं है। बी वस्तु यहां पर आवेशित होती है, इसमें आवेश है। ए वस्तु पर कोई आवेश नहीं है, बी वस्तु पर आवेश है। ठीक है। अब प्रेरण, प्रेरण का मतलब होता है प्रेरणा लेना, यानी इसने वस्तु ए ने वस्तु बी से प्रेरणा ली। ये इसके न तो संपर्क में आई, न तो इनको रगड़ा, न इसको किसी चालक तार द्वारा जोड़ा गया। बस क्या किया कि इसने इस वस्तु से प्रेरणा ली, तभी क्या कहा जाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन, इंडक्शन। तो क्या होगा बेटा, प्रेरण के पश्चात ए वस्तु पर भी कुछ आवेश आ जाएगा और बी वस्तु, इसका जो आवेश अगर पॉजिटिव था तो यहां पर भी पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, और अगर इस पर नेगेटिव होगा तो यहां पर भी आवेश आ जाएगा। बात समझ में? और इसका जो आवेश, यानी ये भी आवेशित है, दोनों ही वस्तु है, और ये तो थी सही आवेशित, दोनों वस्तुएं, निरावेशित वस्तु यहाँ पर आवेशित हो गई। और चार्जिंग का जो कॉन्सेप्ट है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है, हो गया। तो इसे ही कहा जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, जब किसी निरावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तथा यहाँ पर निरावेशित वस्तु आवेशित वस्तु से कुछ दूरी पर रखी होती है, तो प्रेरण के पश्चात निरावेशित वस्तु पर आवेश आ जाता है, इसे ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो पीडीएफ में जो मैंने आपको सेंड किया है, वहां पर आपको इसका फॉर्मूला मिलेगा। वैसे आप चाहो तो लिख लेना, पर आपके बोर्ड 12th बोर्ड में ये आपके फॉर्मूला है नहीं। ठीक है, वैसे जानकारी के लिए मैंने लिखा दिया था, आप भी चाहो तो लिख लेना, Q डैश इज इक्वल टू Q1 माइनस 1/ε/r। लेकिन मेरा सजेशन है कि कोई जरूरत नहीं है इसकी, आप इतनी सी परिभाषा ध्यान रखें। एक बार आप पूरा आवेशन पढ़ लेना। आवेशन 3 प्रकार का होता है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। ये 3 प्रकार का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें घर्षण द्वारा आवेशन है। घर्षण द्वारा आवेशन आपको समझ में आना चाहिए कि दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाके घर्षित किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में पहुंच जाता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है वो धनावेशित, और जिस वस्तु में पहुंच रहा है वो ऋणावेशित। ये घर्षण द्वारा आवेशन है। एक टेबल बनाई थी, टेबल को याद कर लेना। दूसरा है चालन द्वारा आवेशन। तो दो वस्तुओं को चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, तो एक वस्तु क्या होगा बेटा, जब दो वस्तुओं को चालक तार द्वारा जोड़ा जाएगा तो आवेशों का पुनर्वितरण होगा, यानी आवेश का वापिस से विभाजन होगा। इसे कहा जाता है चालन द्वारा आवेशन। और लास्ट है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है, एक वस्तु निरावेशित होती है और दूसरी वस्तु आवेशित होती है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, और प्रेरण के पश्चात इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आग लग रही है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आग के अंदर ही हमें हाथ देना होगा तभी हमें पता लगेगा कि यहाँ पर गर्मी है। इसके पास में बैठेंगे, भले ही हम थोड़ी दूर पे बैठे हो, तब भी क्या होगा बेटा, यहाँ पर हमें महसूस होगा। वही है यहाँ पर प्रेरण द्वारा आवेशन। ये हो गया, ये इसका फॉर्मूला है। तो आज का ये टॉपिक इतना ही है, इसको आप अपने नोट्स में प्रिपेयर कर लेना। मैं एक बार और उन बच्चों से कहना चाहूँगा जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, वो एक बार चैनल में जाके या एक बार महिलावत जी से कॉन्टेक्ट करके अपनी PDF को मंगवाएं और अपने नोट्स का काम प्रिपेयर करें। और सभी बच्चे इन वीडियोस लेक्चर्स को सीरियसली लेते हुए अपनी स्टडी को जारी रखें। कल हम वीडियो लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, थैंक यू।